और अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करें और एवरी न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको बारी बारी से आप सॉल्व करके अपने आप आंसर्स को निकालें। ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बेटा। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी कुल धारिता 9 माइक्रोफैरड और 4.5 माइक्रोफैरड हो, और प्रत्येक परिपथ का आरेख भी बनाइए। हाउ टू कनेक्ट 3 कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस सो दैट दियर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 9 माइक्रोफैरड एंड इट विल बी 4.5 माइक्रोफैरड। कितने संधारित्र हैं यहां पर, 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, 3 कैपेसिटर्स ऑफ ईच वन 3 माइक्रोफैरड। C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड, C2 इज इक्वल टू भी हमारे पास क्या दिया है 3 माइक्रोफैरड, और C3 बराबर भी बच्चों क्या दिया है 3 माइक्रोफैरड। कह रहे हैं इनको कैसे जोड़ें कि टोटल कैपेसिटी 9 माइक्रोफैरड हो जाए। याद है सभी को, अगर संधारित्रों को पैरेलल ऑर्डर में जोड़ते हो यानी समांतर संयोजन में, यदि संधारित्रों को कैपेसिटर्स को पैरेलल ऑर्डर में कनेक्ट किया जाए तो पैरेलल में फार्मूला होता है Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहां पर वैल्यू को पुट कर दें तो 3 प्लस 3 प्लस 3, तो पहला आंसर बच्चों क्या आ गया 9 माइक्रोफैरड। ठीक है। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई है कि पहले वाले कॉम्बिनेशन में जहां पर टोटल आंसर आना है 9 माइक्रोफैरड, उनको हम लोग किस में जोड़ें, उनको हम लोग बेटा कनेक्ट करें किसमें, पैरेलल में। किसमें कनेक्ट करें, पैरेलल में। ठीक है। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई है कि पहले वाले में जो सर्किट डायग्राम बनेगा उसमें तीनों संधारित्र, ऑल 3 कैपेसिटर्स आर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, तीनों संधारित्रों को, तीनों कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल ऑर्डर में जोड़ेंगे तो टोटल आंसर कितना आएगा 9 माइक्रोफैरड। क्लियर हो गया। और सेकंड आंसर बेटा क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि टोटल आंसर कितना हो 4.5। सेकंड पार्ट देखो, अगर हमको कुल धारिता 4.5 माइक्रोफैरड चाहिए हो तो 2 कैपेसिटर हम लोग कनेक्ट कर दें सीरीज में और 1 कैपेसिटर बच्चों किसमें लगा दें, पैरेलल में। जैसे ये वाला 3 माइक्रोफैरड, ये वाला भी 3 माइक्रोफैरड और ये वाला भी 3 माइक्रोफैरड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो शुरुआत के दोनों किसमें होने चाहिए, सीरीज में। तो बताओ श्रेणी क्रम में अगर बात करी जाए इन सीरीज, तो सीरीज का फार्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। आप C1 C2 की वैल्यू रखोगे तो 1/3, 1/3 ये कितना आ गया 2/3। तो यहां से बच्चों C इज इक्वल टू आ गया 3/2, और 3/2 का मतलब हुआ 1.5 माइक्रोफैरड। ऊपर वाली ब्रांच का जो आंसर है वो 1.5 माइक्रोफैरड आ गया। अब 1.5 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड समांतर संयोजन में है, 1.5 माइक्रोफैरड कॉमा 3 माइक्रोफैरड, ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल। इसलिए टोटल आंसर की अगर बात करो तो Cp बराबर 1.5 प्लस 3, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चों क्या आएगा 4.5 माइक्रोफैरड। बात आपको समझ में आ गई, बोलो भाई। क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ें कि उनकी टोटल कैपेसिटी 9 माइक्रोफैरड आ जाए। तो पहले का आंसर क्या हुआ, तीनों पैरेलल में होने चाहिए, और फिर कह रहा है उनका टोटल आंसर आ जाए 4.5 माइक्रोफैरड, यानी 2 होने चाहिए सीरीज में और 1 किस में होना चाहिए, पैरेलल में। तो जब 2 सीरीज में होंगे 3 और 3, तो 1/c1 प्लस 1/c2, 1/3, 1/3, 2/3, और जब आप फाइनल आंसर निकालोगे तो Cp बराबर आएगा 4.5। क्या आ जाएगा 4.5। बताओ यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई, बोलो भाई।
यहां तक सभी बच्चों को पूरी बात क्लियर है? तो पहला न्यूमेरिकल सभी को समझ में आ गया होगा। तीन संधारित्रों को कैसे जोड़ें, तो पहले वाले में तीनों को जोड़ें पैरेलल में, और दूसरे वाले में दो को जोड़ें सीरीज में, और तीसरे को पैरेलल में। क्लियर हो गया बेटा? चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए सर्किट में ए और बी के बीच टोटल कैपेसिटी बताएं। देखो ये वाला टर्मिनल है ए और ये वाला टर्मिनल है बी। आपको कह रहा है ए और बी के बीच में कुल धारिता ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टोटल कैपेसिटी ए और बी के बीच में बच्चों हमको निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अरेंजमेंट एक व्हीट स्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? एक व्हीट स्टोन ब्रिज यानी WSB का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में चारों कैपेसिटर इस प्रकार अरेंज होते हैं, और एक कैपेसिटर को बेटा हम लोग लगा देते हैं डायगोनल यानी विकर्ण में। ठीक है, अच्छा अब आप लोग ध्यान से देखें, ये होता है C1, ये C2, लिख देते हैं यहां पे C1, C2, C3 और C4। ठीक है, और बीच में होता है C5। अब आप लोग ध्यान से देखें, C1 की जगह वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी बच्चों? 3 और 6। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस इज C4। C1, C2, C3, C4, 3 6 3 6। तो C1 कितना है बोलो? C1 की जगह रखोगे 3 माइक्रोफैरड। C2 की जगह बच्चों क्या रखोगे? 6 माइक्रोफैरड। C3 की जगह आप फिर क्या रखोगे? 3 माइक्रोफैरड। और C4 की जगह आप क्या रखोगे? 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब यहां पर आप क्या करोगे? व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को लगाओगे, संतुलन की शर्त, बैलेंस कंडीशन ऑफ WSB, बैलेंस कंडीशन ऑफ WSB, व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है? बैलेंस कंडीशन C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4। अब अगर आप ध्यान से देखें तो C1 अपॉन C2 का मीन्स बच्चों क्या हुआ? 3/6, और C3 और C4 का मतलब भी क्या हुआ? 3/6। तो ये दोनों वैल्यू तो बेटा आपस में बराबर आएगी। 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सर्किट बैलेंस सर्किट है। ये जो परिपथ है आपके पास, ये एक संतुलित सेतु है। दिस इज बैलेंस सर्किट। ये एक संतुलन की शर्त का पालन जो कि कर रहा है, ये बैलेंस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस है। अब अगर ये व्हीट स्टोन ब्रिज बेटा बैलेंस है तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत आसान है। अगर ये सर्किट बैलेंस होगा तो 8 माइक्रोफैरड को छोड़ दिया जाएगा। 8 माइक्रोफैरड इज निग्लेक्ट। ये जो C5 होगा इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। अगर इस C5 को आप इग्नोर कर दोगे बैलेंस सर्किट में, तो आप फाइनल कैपेसिटी कैसे निकालोगे? फाइनल कैपेसिटी निकालने का फार्मूला C डैश इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। अब अगर आप वैल्यू को रखें तो C1 C2 कितना है? 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 प्लस फिर कितना हुआ? C3 C4 यानी 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। ठीक है बेटा, तो ऊपर कितना हुआ बोलो? 3 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 3 9 प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 3 9। 3 से आपने इसको कैंसिल कर दिया, 3 से इसको कैंसिल कर दिया, इधर भी 3 आया बच्चों, इधर भी 3 आया। 3 से 6 को कैंसिल कर दिया 2, और यहाँ 3 से 6 को कैंसिल कर दिया 2। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों क्या बन गया? 4 माइक्रोफैरड। बोलो भाई सभी को सोल्यूशन समझ में आ गया? तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कोई पेपर में आता है जो WSB है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो पहले इसको सर्किट को रीअरेंज कर लोगे WSB में, और उसके बाद बैलेंस कंडीशन को अप्लाई करोगे, और बैलेंस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बेटा सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सभी को क्लियर हो गई यहां तक पूरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताओ, समझ में आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है। सेशन को लाइक करते चलो और आगे की ओर बढ़ते चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संलग्न चित्र में घन की प्रत्येक भुजा में C संधारित्र लगा है।
तो कह रहा है पी और आर के बीच, ये पी और ये आर, पी और आर के बीच आप टोटल कैपेसिटी को बताएं। ये पी है और ये आर है, आपको इसके बीच में टोटल कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है। ये जितने भी संधारित्र हैं आल कैपेसिटर बच्चों ये सी हैं। सारे संधारित्र हैं बच्चों सी। ठीक है, आल कैपेसिटर्स आर ऑफ सी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो ये क्यूब बना हुआ है, घन कंकाल स्केल्टन है एक ऐसा क्यूब का, या क्यूबिक बॉडी मान लो, घनीय पृष्ठ है ये एक, जिसके सारे सरफेसेस पे, सॉरी सारी जो आर्म्स हैं इसकी भुजाएं, सब में संधारित्र को जोड़ा गया है, यानी रीअरेंज किया गया है। ठीक है, अब अगर आप लोग यहां पर सबसे पहले ध्यान से समझें तो बच्चों इसको करने का तरीका क्या है। पॉइंट पी से अगर कोई चार्ज यहां पर भेजा जाएगा तो वो तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा ऐसे, एक पीएम, एक पीसी और एक पीओ। क्योंकि तीनों कैपेसिटर इक्वल हैं, सी सी और सी, तो चार्ज का डिवीजन भी सब में इक्वल होगा। तो ये तीनों आपस में बेटा पैरेलल ऑर्डर में हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई? पीएम, पीसी और पीओ, पीएम कॉमा पीसी एंड पीओ, ये सारे किसमें हैं? पैरेलल यानी समांतर क्रम में हैं। अच्छा, क्यों ये पैरेलल ऑर्डर में है? क्योंकि इनमें चार्ज का इक्वल इक्वल डिवीजन हो रहा है। इसी प्रकार अगर आप यहां पर देखें, आर पर जो चार्ज निकल के बाहर आएगा वो भी तीन चार्जेस से मिलके बनेगा, एक क्यू आर का चार्ज, एक एन आर का चार्ज बच्चों, और एक एस आर का चार्ज। ये तीनों चार्जेस आपस में मिलकर के क्यू बनाएंगे। तो ये तीनों भी पैरेलल हैं। कौन कौन? क्यू आर कॉमा एन आर कॉमा एस आर, ये भी पैरेलल ऑर्डर में है। समझ में आ गया? तो तीन संधारित्र ये नीचे वाले पीओ, पीटी और पीएम, है ना बेटा? समझ में आ गया? ये टी या फिर सी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पैरेलल में है, इसको सी कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट वाले तीनों भुजाओं में जो संधारित्र लगे हैं कैपेसिटर, ये भी पैरेलल में है। तो टोटल कितने हो गए? 6। 1 2 3, 1 2 3, 6 हो गए ना। तो हम लोगों ने क्या किया, इनको 6 को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। 1 2 3। ठीक है, अच्छा अब एक ध्यान से समझो, ये जो बीच वाले कैपेसिटर हैं एम एन एन ओ सी एस सी क्यू, समझ में आ गया? कौन कौन से कैपेसिटर बोलो? एक एम क्यू, एक एम क्यू, एक एम एन, एक एनओ, एक सी एस, एक सी क्यू। ठीक है, और एक कैपेसिटर कौन सा? ओ एस। ये भी आपस में कैसे हैं? पैरेलल। देखो 1 2 3, 1 2 3 6, तो ये हो गए पैरेलल में, तीन इधर पैरेलल, तीन इधर पैरेलल। अलग कलर से दिखाते हैं हम आपको, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ये वाले तीनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल। अब तो समझ में आ रहा है ना? ये वाले तीनों कैपेसिटर भी आपस में पैरेलल। अब कौन कौन से बच्चे काउंट करो? 1 2 3 4 5 6, और ये 6 भी बेटा आपस में पैरेलल। तो 1 2 3 4, सॉरी 5 और 6। ये वाले जो कैपेसिटर हैं बीच वाले, सी 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 सी। ठीक है, सी सी सी। अच्छा, अब इधर आगे की बात करो बेटा, सी सी और सी।
ये बन गया सर्किट। ये जो शुरुआत वाले तीन है सी सी सी, ये है पीएम पीसी पीओ, और लास्ट वाले सी सी और सी क्यू आर एन आर और एस आर, और बीच वाली ये सारे छह। टोटल कितने हुए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें भी कितने हैं 12। समझ में आ गया? एक बार कॉपी में अपने आप इस सर्किट को ड्रॉ करके देखो तो और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तीनों कैपेसिटर हैं सी सी सी, इनको पैरेलल में बच्चों जोड़ोगे तो ये होगा 3C। 1 2 3 4 5 6, ये होगा 6C। और फिर 1 2 3 तो आगे बच्चों फिर से क्या होगा 3C। बस इतना सा सर्किट ये बन गया। और ये तीनों आपस में कैसे हैं सीरीज में, तो 1/C डैश बराबर 1/3C, 1/6C, 1/3C। क्लियर? एलसीएम कितना आया 6C, ऊपर आया 2 + 1 + 2, ये आया बच्चों 5/6C। यहां पर क्या चल रहा है 1/C डैश, तो बताओ C डैश बराबर कितना आया 6C/5। C डैश बराबर कितना आ गया 6C/5। ये बात सभी को समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों 6C/5। कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन समझ में आया बेटा कि नहीं आया? ठीक है। सभी लोग ये जानते हो कि अगर किसी सर्किट में किसी भी पॉइंट पर चार्ज का डिवीजन हो रहा है, आवेश का वितरण बेटा हो रहा है, तो वो पैरेलल है। और चार्ज का डिवीजन अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या है सीरीज है। आवेश का वितरण अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा समांतर संयोजन, पैरेलल अरेंजमेंट। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा सीरीज अरेंजमेंट यानी श्रेणी संयोजन। ठीक है, सभी क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, एक बार अपने आप करके देखो। ठीक है, और अपने आप ये समझो कि कैसे सीरीज पैरेलल को लगाया गया है। कहीं दिक्कत हो तब इस सोल्यूशन को चेक करके दोबारा क्वेश्चन को लगाने का फिर से आप अभ्यास करें। ठीक है, दिए गए सर्किट में जो कैपेसिटर लगा है, क्वेश्चन कह रहा है इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। कह रहा है प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा बताएं। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द गिवन कैपेसिटर। कितने माइक्रोफैरड का है ये 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, कोई भी सर्किट जिसमें कोई कैपेसिटर लगा हो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला होता है ½ CV²। एनर्जी स्टोर्ड का बच्चों फार्मूला क्या होता है ½ CV²। अब एक काम करो, पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो, विभवांतर V कितना है ना। तो सबसे पहले एक काम करो, जो करंट इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगी वही 3 ओम में जाएगी, वही 5 ओम में जाएगी, यानी ये तीनों है सीरीज। तो इनका निकाल लो टोटल रेजिस्टेंस यानी कुल प्रतिरोध। तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, और सीरीज में फार्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस का R1 + R2 + R3। तीनों को ऐड कर दो बेटा, 2 ओम + 3 ओम + 5 ओम, टोटल आया 10 ओम। दिस इज R। और इलेक्ट्रिक करंट बेटा कितनी बह रही है 2 एम्पियर। तो ओम्स लॉ से फार्मूला अप्लाई कर दो V = IR। जब V = IR लगाओगे तो I है 2, R है 10, यानी कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 20 वोल्ट। और देखो यहां से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है 20 वोल्ट, यही पोटेंशियल डिफरेंस 2 माइक्रोफैरड में होगा, क्योंकि ये संधारित्र इस पूरे सर्किट के पैरेलल है। मेरी बात को समझ रहे हो ना। यहां से अगर देखा जाए तो ये जो सर्किट लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरड का, ये इस वाले सर्किट के साथ पैरेलल में है, तो वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होता है। तो जो यहां पर ए और बी का है पोटेंशियल डिफरेंस वही 2 माइक्रोफैरड का है। तो अगर आप एनर्जी का फार्मूला लगाओगे तो ½ CV², 1/2। कैपेसिटी की अगर बात करोगे सी की, तो सी कितना है बोलो, सी की वैल्यू हमको दी गई है 2 माइक्रोफैरड। इसको कन्वर्ट कर लो 2 × 10⁻⁻6। और V² की अगर आप बात करो तो 20 × 20, 2 से आप ये कैंसिल कर दो,
तो ये आ गया 400 इंटू 10⁻⁻6, या क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻⁻4, और यूनिट क्या होगी एनर्जी स्टोर्ड की जूल। क्लियर हो गया? तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? अच्छा प्रश्न है, तैयार कर लेना। अगर किसी भी कैपेसिटर या किसी भी संधारित्र में ऊर्जा संचित ऊर्जा ज्ञात करनी हो, एनर्जी स्टोर्ड, तो आप फार्मूला क्या लगाओगे? U इज इक्वल टू हाफ CV²। तो पहले बच्चों क्या निकाल लोगे? पहले निकाल लोगे कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, विभवांतर, ठीक है। और विभवांतर को निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाओगे? V बराबर IR। समझ में आ गया सभी को? चलो भाई, इसी बात पे सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें। लाइक एंड शेयर रुकने नहीं चाहिए, लाइक किया करो, क्लास को शेयर किया करो, है ना। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने के लिए। तो भैया जिनका जिनका बोर्ड एग्जाम है बच्चों, सभी लोग न्यूमेरिकल लगा के जाना। हो सकता है क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में संभावित है, आ भी सकता है, इसलिए इसको तैयार कर लेना। और बाकी बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो इसका रिवीजन करें ही। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए सर्किट में ए और बी के बीच में कैपेसिटी निकालो। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको ए और बी के बीच में धारिता निकालना है। आप लोग ध्यान से देखें, अगर यहां से कोई चार्ज यहां भेजा जाएगा तो ये चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और जहां पर चार्ज का डिवीजन हो जाए वो पैरेलल। तो अगर हम लोग बात करें तो 1 माइक्रोफैरड कॉमा 2 माइक्रोफैरड, ये दोनों क्या है? पैरेलल। ये दोनों ही पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो कैसे कैपेसिटी निकालोगे? C1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, दैट मीन्स 3 माइक्रोफैरड। पैरेलल का फार्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2, यानी 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड आपस में सीरीज में, श्रेणी क्रम। ये दोनों संधारित्र आपस में श्रेणी संयोजन में हैं, इसलिए फार्मूला क्या लगाओगे? 1/C डैश बराबर 1/3, 1/3, 2/3। तो बच्चों जब यहां से C डैश की बात करोगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 3/2, और 3/2 को क्या कहते हो? 1.5। इसलिए बच्चों क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? 1.5 माइक्रोफैरड। समझ में आ गया? 1 और 2 आपस में कैसे हैं? पैरेलल, और पैरेलल का जो नेट आंसर आएगा वो 3 के साथ कैसा है? सीरीज। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संलग्न चित्र में 4 प्लेटों का एरिया, प्रत्येक प्लेट का एरिया कैपिटल ए है और इनके बीच की दूरी डी है। ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटी बताओ, परिणामी धारिता। ये ए ये बी, इसके बीच में टोटल कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लो। आपको निकालना है ए और बी के बीच में फाइनल कैपेसिटी। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही गजब का लॉजिक होता है, सब लोग सीखो। सबसे पहले प्लेटों को काउंट कर लो, 1 2 3 4। समझ में आ गया? इन प्लेटों को नंबरिंग कर दो। अब देखो जो जो प्लेटें आपस में कनेक्ट हैं उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। तो 1 और 3 आपस में जुड़ी हैं तो इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, तो इनको ऐसे लिख लो 1,3। ठीक है बेटा। और 2 और 4 आपस में देखो जुड़ी हैं, ये 4 है ना, 2 और 4 भी आपस में कनेक्ट हैं तो यहां लिख लो 2,4। अब एक काम करो, एक संधारित्र आपका बनेगा 1 और 2 के बीच। 1 कैपेसिटर इज इन बिटवीन 1 एंड 2, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, तो ये 1 और ये 2, तो एक कैपेसिटर आप यहां पर ऐसे 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 करके जोड़ दो। अब एक कैपेसिटर आपका बनेगा 2 और 3 के बीच, तो ये 2 और ये 3, तो एक कैपेसिटर बच्चों यहां पर ऐसे कनेक्ट कर दो। ठीक, अब एक कैपेसिटर आपका बनेगा 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4, तो एक कैपेसिटर आप इसमें यहां पर भी ऐसे कनेक्ट कर दो। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? और यहां पर सब पर लिख दो C। अब देखो कितना आसान है ये सर्किट, देखने में बड़ा टफ लग रहा है लेकिन ये सर्किट बहुत आसान है। इसका नाम है रीअरेंज सर्किट। क्या नाम है? रीअरेंज सर्किट। अब देखो तीनों संधारित्र आपस में कैसे हैं? पैरेलल,
यानी समांतर। और सभी लोग जानते हो पैरेलल का फार्मूला अगर हमको निकालना है, यानी कुल कैपेसिटी अर्थात कुल धारिता हमको बच्चों फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला लगाना पड़ेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C प्लस C प्लस C, इसलिए आंसर आ गया C डैश बराबर 3C। अब चूंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो C बराबर क्या होता है बच्चों, K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इस वैल्यू को अगर आप यहां पुटअप कर दो तो ये आ जाएगा 3K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो क्या बच्चों पता चला, अगर ये संयोजन हमारे पास दिया है तो इस कॉम्बिनेशन या इस सर्किट के लिए टोटल कैपेसिटी क्या निकल के आएगी, 3K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। समझ में आ गया? बोलो भाई कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा ये प्रश्न है और पेपर के लिए बेटा इंपॉर्टेंट भी है। इस प्रश्न को सब लोग जरूर तैयार कर लें। इसको ले जाओ, इसमें कवर करो। क्लियर? इसको सभी लोग बच्चों जरूर ले जाएं और क्वेश्चन को कर लें, मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बेटा, कमेंट करके बताना क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। सभी लोग कमेंट करके बताएं बेटा आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ये तो एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, सिद्ध कीजिए आवेशित चालक की ऊर्जा इतनी होती है और ये चालक के आवेश पर कैसे डिपेंड करती है। तो उसको हमने आपको लास्ट क्लास में पूरा क्वेश्चन का डेरिवेशन बताया है। लास्ट क्लास में आप जाना, प्लेलिस्ट खोलना और प्लेलिस्ट में आपको लास्ट क्लास में U बराबर हाफ CV स्क्वायर का प्रूफ मैंने आपको समझाया है। तो आप वहां से इसको देख करके जरूर तैयार कर लें, सभी लोग कर लोगे ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल, इसको कर लेना। और ये आवेश पर कैसे डिपेंड करती है कह रहा है, तो फार्मूला लगेगा Q स्क्वायर बाई 2C। तो आप बता दोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चार्ज पर डिपेंड करती है, इस फार्मूले से हो जाएगा ना? तो इसका प्रूफ हमने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है, यूट्यूब पर अपने चैनल में है ना, इसकी क्लास पड़ी हुई है, आप वहां से इसके डेरिवेशन को तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के बीच फाइनल कैपेसिटी निकालो। ए और बी के बीच फाइनल कैपेसिटी बच्चों हमको निकालना है। अगर हम लोग ए और बी के बीच फाइनल कैपेसिटी को फाइंड आउट करना चाहें, ये ए और ये बी, इसके बीच में अगर आप फाइनल कैपेसिटी को फाइंड आउट करना चाहें तो आप कैसे निकालोगे? यहां पर तीनों कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड तीनों पैरेलल में हैं। यहां तीनों कैसे हैं? पैरेलल में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको कैसे समझ में आएगा कि ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में हैं? कैसे हम समझेंगे कि ऑल 3 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल? बच्चों इसका एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है, अगर हम आपको बताएं। अगर आप इस वाले पॉइंट को वन कर दें और इसको 0 कर दें, तो जहां जहां ये कैपेसिटर 1, जहां जहां ये वायर 1 है, देखो हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 है तो यहां पर भी बेटा 1 होगा। और जहां पर ये 0 है तो हर जगह आंसर क्या होगा? 0। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, किसी भी सादे तार में, किसी भी सिंपल वायर में हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 1 है तो हर जगह पोटेंशियल 1 ही होगा, और अगर यहां 0 है तो हर जगह पोटेंशियल 0 ही होगा। इतनी बात सबको समझ में आई? सादे तार में, सिंपल वायर में हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, तो जो एक बिंदु का होगा वही सब जगह का होगा। अब यहां पर आप लेट करोगे 1 और यहां लिखोगे 0। बोलो 1 और 0 के बीच में ये कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरड, तो यहां पर हम लोगों ने ये कैपेसिटर अप्लाई कर दिया जो है 3 माइक्रोफैरड। फिर यहां पर देखो ये 0 और 1, इसके बीच में बच्चों क्या लगा है? 4 माइक्रोफैरड। तो 0 और 1 के बीच में आप क्या लगा दोगे? 4 माइक्रोफैरड। तो ये भी 4 माइक्रोफैरड। और फिर यहां पर 1 और 0, तो ये 5 है, तो 1 और 0 के बीच आप कैपेसिटर को फिर से लगा दोगे जो है 5 माइक्रोफैरड।
तो ये सर्किट बन गया रीअरेंज सर्किट, बन गया रीअरेंज सर्किट। 3 4 5, 3 4 5 ये तीनों आपस में कैसे हो गए, पैरेलल। 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, ये सभी समांतर क्रम में हैं, आर इन पैरेलल। पैरेलल समझ में आ गया कैसे निकाला गया? फिर से एक बार देखो, इस वाले टर्मिनल को 1 कर दिया तो इसमें हर जगह पोटेंशियल 1 होगा, तो यहां पर भी 1 होगा। इसको 0 कर दिया तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, तो यहां पर भी 0। अब हम लोगों ने एक जगह लिखा 1 और एक जगह क्या लिखा 0, तो पहला कैपेसिटर बन गया 1 और 0 के बीच में 3, तो 1 और 0 के बीच में 3। अगला बन गया 0 और 1 के बीच 4, तो 0 और 1 के बीच 4। अगला 1 और 0 के बीच में 5, तो 1 और 0 के बीच में 5। तो 3 कैपेसिटर लग गए, 4 3 4 5, और ये तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता है, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और सवाल को हल कर दो। अब हमको निकालना है परिपथ की कुल धारिता, यानी टोटल कैपेसिटी। तो अगर आप कुल धारिता की बात करोगे, टोटल कैपेसिटेंस की, तो फार्मूला होता है C डैश बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब क्या हुआ, 3 प्लस 4 प्लस 5, तीनों को आप ऐड कर दो, 5 4 9 और 9 और 3 12। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है, 12 माइक्रोफैरड, मींस 12 माइक्रोफैरड। बोलो भाई समझ में आ गया? कैसा लगा ये मेथड, कमेंट करके जरूर बताना, है ना। बहुत सारे बच्चों ने ये तरीका पहली बार पढ़ा होगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सिंपल तरीका इस वाले क्वेश्चन में सीरीज और पैरेलल को समझने का नहीं हो सकता है। ठीक है, मेथड समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? क्या करोगे, एक टर्मिनल को 1 पे लट करोगे, एक को 0 पे, और सिंपल वायर में हर जगह वोल्टेज 1 होगा और इधर हर जगह 0 होगा। बस एक जगह लिख देना 1, एक जगह 0। 1 और 0 के बीच में जो जो संधारित्र यहां लगे हैं देख करके बेटा अरेंज कर दो, आपको सीधा सीधा क्रम समझ में आ गया कि तीनों कैपेसिटर आपस में कैसे हैं, पैरेलल, जो कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के बीच कैपेसिटी को फाइंड आउट करो। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी लगाएं। सवाल कह रहा है बच्चों, ए और बी के बीच में परिणामी धारिता क्या है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सभी लोग करो जरा और बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसको सीखिएगा। क्लियर? अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये भी एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। यहां पर ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। तो अगर आप बैलेंस कंडीशन को लगाएं तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू क्या आएगा, C3 अपॉन C4। दैट मीन्स 2/2 इज इक्वल टू 2/2। तो यहां पर ये वैल्यू क्या आ गई, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब जो मिडिल वाला कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड, इट इज निग्लेजिबल, ये नगण्य है। और अगर बीच वाला सर्किट बेटा ये नगण्य है 2 माइक्रोफैरड, है ना, तो इसमें कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, नो एनी चार्ज फ्लोज, नो एनी चार्ज विल बी फ्लोज इन 2 माइक्रोफैरड। इस वाले 2 माइक्रोफैरड में कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। ठीक है, और व्हीट स्टोन की पहचान क्या होती है, अगर चारों कैपेसिटर इक्वल हों, अगर चारों कैपेसिटर इक्वल हों तो जो रिजल्टेंट आता है, ठीक है, वो उसी संधारित्र के बराबर आता है जो प्रत्येक भुजा में लगा हो। और प्रत्येक भुजा में कितना लगा है, 2 माइक्रोफैरड। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चों क्या आएगा, 2 माइक्रोफैरड। सबको समझ में आ गया? जल्दी बताओ भाई, सभी को क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन, सभी को ये समझ में आ गया? अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है व्हीट स्टोन ब्रिज का, तो अच्छे ढंग से सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात करो संयोजन की कुल धारिता, C1 संधारित्र पर आवेश और संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ज्ञात करो संयोजन की कुल धारिता।
ठीक है, टोटल कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। यहां पर देखो 200 पिको फेरेड और 200 पिको फेरेड आपस में, ये पिको फेरेड है, पीएफ का मतलब क्या हुआ, पिको फेरेड। ये दोनों कैपेसिटर C2 और C3 किसमें है, सीरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहां स्टार्टिंग करेंगे, C2 एंड C3 बोथ आर इन सीरीज, दोनों श्रेणी क्रम में हैं। जब दोनों सीरीज में होंगे तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/200 प्लस 1/200। सीरीज का फार्मूला क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2, तो 2/200। इसका मतलब बच्चों ये आ गया 1/100। तो यहां से C डैश बराबर आप जब निकालोगे तो ये आएगा 100 पिको फेरेड। इतनी बात सभी को समझ में आई। यहां पर ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज में हैं और सीरीज का फार्मूला 1/200 प्लस 1/200, तो C डैश बराबर आ गया 100। अब बेटा 100 और 100 किसमें है, पैरेलल। ठीक है, ये वाला 100 और C1 के साथ, मीन्स C डैश एंड C1 बोथ आर इन पैरेलल, दोनों समांतर क्रम में हैं। दोनों किसमें हैं, बोलो, ये दोनों आपस में सीरीज, जिसके साथ ये वाला पैरेलल। और पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2। तो 100 प्लस 100, दोबारा ये फिर से बेटा क्या हो गया, 200 पिको फेरेड। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब इतने का आंसर आ गया 200 पिको फेरेड, इतने का, ध्यान से देखना, इतने का आंसर आ गया 200 पिको फेरेड। अब ये 200 पिको फेरेड और 200 पिको फेरेड सीरीज में है, तो 200 पिको फेरेड कॉमा 200 पिको फेरेड, बोथ आर इन सीरीज। और जब इनको सीरीज में सॉल्व करोगे तो अगेन फार्मूला क्या लगेगा, टोटल कैपेसिटी, अर्थात कुल धारिता। तो कुल धारिता निकल के आएगी कितनी, बोलो, कुल धारिता निकल के आएगी C डैश बराबर, या चलो C इक्विवेलेंट लिख देते हैं यहां पर। पैरेलल का फिर से फार्मूला बेटा क्या होता है, सीरीज का फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो इस पूरे का आंसर कितना आया है, इस पूरे का आंसर आया 200 और ये वाला 200। 1/200, 1/200, 2/200, 1/100। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास में आंसर क्या आ गया, 100 पिको फेरेड। क्या ये आंसर सभी को क्लियर है, पहला वाला। तो ये जो बच्चों पहला आंसर है, संयोजन की कुल धारिता टोटल कैपेसिटी वो कितनी आएगी, 100 पिको फेरेड। पहला आंसर आ गया सभी को, जल्दी से बताएं बेटा, क्या पहला आंसर सबको समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लो, फिर से हम समझा देते हैं, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले ये दोनों 200 और 200, ये दोनों 200 200 सीरीज, इनका आंसर इस वाले 100 के साथ पैरेलल, और इन तीनों का आंसर इस वाले 200 के साथ सीरीज। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया, 100 पिको फेरेड। बस फार्मूला ना भूलना, ठीक है, फार्मूला मत भूलना बेटा। सीरीज का फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 और पैरेलल का फार्मूला होता है C1 प्लस C2। दूसरा क्या कह रहा है, C1 पर चार्ज को कैलकुलेट करो, C1 संधारित्र पर आवेश कितना है ये पता लगाओ। व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1। अगर C1 पे हम लोग चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, C1 पर आवेश की वैल्यू अगर हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश, तो याद करो चार्ज का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, है ना, Q इज इक्वल टू सी वी। सी इक्विवेलेंट का मतलब परिणामी धारिता, और सी इक्विवेलेंट कितना है, 100 पिको फेरेड। पिको को कन्वर्ट कर लोगे 10 टू दी पावर -12, और V का मतलब 200। आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 और 10 टू दी पावर -12। आप जब इसको बेटा सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -8। क्लियर, 4 - 12, 4 - 12 करोगे तो -8, 2 इंटू 10 टू दी पावर -8
और आप यूनिट क्या रखोगे, कूलम। यहां तक सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 × 10⁻⁸ कूलाम, 2 × 10⁻⁸ कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर हो गया। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, संयोजन की कुल संचित ऊर्जा ज्ञात करो, टोटल एनर्जी स्टोर्ड। अगर आप टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, कुल ऊर्जा, तो बच्चों एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या होता है, हम लोग नए पेज में चलेंगे, या कहो तो इसी तरफ सॉल्व कर ले। यहां पर ध्यान देना, ये वाला पार्ट शायद आपको ना दिख रहा हो, इसको दोबारा हम लोग फिर से कर देते हैं। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में हम लोगों से कह रहा है कि फाइंड आउट करो, आप लोगों को निकालना है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज का मतलब कुल आवेश। कुल आवेश का फार्मूला लगाओगे, Q इज इक्वल टू CV। यहां पर C को बोला जाता है परिणामी धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो ये जो C दिया गया है, ये C दिया है C इक्विवेलेंट इंटू V। और C इक्विवेलेंट अगर ध्यान से हम लोग देखें तो C इक्विवेलेंट हम लोग को क्या दिया है, 100 पिको फेरेड, जो पहला वाला आंसर है, और V है 200। तो यहां पर क्या लिखोगे, 100 पिको फेरेड। पिको फेरेड को बेटा आप कन्वर्ट कर लेना, 100 इंटू 10⁻⁻12, और V की जगह 200। ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻4-12, इसलिए क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻8, और यूनिट यहां पर क्या होगी, कूलाम। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 2 × 10⁻⁸ कूलाम, 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। क्लियर हो गया। और थर्ड पार्ट हम लोगों से क्या कह रहा है, जो तीसरा वाला पार्ट है वो क्या कह रहा है, तीसरे वाले पार्ट में हम लोगों को फाइंड आउट करना है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। अगर आप संयोजन की कुल ऊर्जा की बात करोगे, जिसको बोला जाता है एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड का बच्चों फार्मूला होता है ½ CV²। आप वैल्यू को पुट करोगे तो टोटल कैपेसिटी आपके पास में कितनी आई है, आपके पास में टोटल कैपेसिटी आई है 100 पिको फेरेड। तो यहां पर क्या लिखोगे, 100 इंटू 10⁻⁻12, और V स्क्वायर की अगर बात करोगे तो 200 इंटू 200। आपने 2 से इसको कैंसिल कर दिया, तो ये भी बन गया 100। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 10⁻6 10⁻⁻12, तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻6, और यूनिट क्या होगी, जूल। समझ में आ गया क्वेश्चन। आंसर आएगा बच्चों 2 × 10⁻⁻6 जूल। आई होप सभी को क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो सभी लोग बेटा, एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे जरा। क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम। सीरीज पैरेलल के अगर फार्मूले आपको याद हैं, और अगर आपने टॉपिक में अच्छे ढंग से तैयार कर लिया है कि एनर्जी कैसे निकाली जाती है और चार्ज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो आप न्यूमेरिकल को अच्छे ढंग से कर ले जाओगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, दिए गए फिगर में हर एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड का है, तो ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटी बताओ। ये सारे माइक्रोफेरेड यानी कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड के हैं। ऑल कैपेसिटर्स आर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड। अच्छा देखो, यहां पर जो 1 और 1 है ये सीरीज में है, तो 1/1 1/1 2/1, तो 1/2। ऊपर वाली ब्रांच का जो आंसर है वो C1 है, तो C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। अच्छा, नीचे वाली जो ब्रांच लगी है यहां पर 1 और 1 दोनों सीरीज में, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/C2 इज इक्वल टू 1/1 1/1, तो ये आया 2/1, तो यहां से C2 बराबर आएगा 1/2। इसी प्रकार तीसरी वाली ब्रांच में अगर आप बात करोगे तो C3 इज इक्वल टू आएगा 1/4, और जो लास्ट वाली ब्रांच है ध्यान रखना इसमें 1/8, तो इसको nth लेट कर सकते हो, है ना।
तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, या चलो C4 कह दो अभी, C4, तो ये आ गया 1/8। अब ये बताओ, ऊपर वाले कैपेसिटर को 1, दूसरी वाली ब्रांच को 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8 डैश डैश। अब ये सारे कैपेसिटर आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो क्या लिखोगे, C1, C2, C3, C4 ऑल आर इन पैरेलल, ऑल आर इन पैरेलल, ये सभी पैरेलल हैं। और जब ये सारे कैपेसिटर बच्चों पैरेलल होंगे तो कुल धारिता, अगर आप टोटल कैपेसिटी को फाइंड आउट करें, टोटल कैपेसिटी यानी कुल धारिता, तो आप टोटल कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या लगाओगे, C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डैश डैश। ये देखो डैश डैश आगे सर्किट है ना, तो डैश डैश कर दोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डैश डैश। आप लिखोगे 1 प्लस 1/2 की होल पावर 1, 1/4 को आप लिखोगे 1/2 का होल स्क्वायर, 1/8 को लिखोगे 1/2 का होल क्यूब, डैश डैश। और बच्चों आप इस सीरीज को अगर ध्यान दें तो ये सीरीज हमारे पास में क्या बन रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये आपके पास में बन रही है जीपी, इसको कहते हो गुणोत्तर श्रेणी। क्लियर। और ये जो जीपी है इसका जो समेशन आएगा उसका फार्मूला होता है A/1 - R। ए का मतलब बच्चों क्या होता है, सीरीज का फर्स्ट टर्म, तो ए तो 1 हो गया। और आर का मतलब क्या होता है, सेकंड टर्म डिविजिबल बाई फर्स्ट टर्म, पहले वाले दूसरे वाले पद में पहले वाले टर्म का डिवाइड कर दो, तो ये तो 1/2 आ गया। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ए की जगह क्या रखोगे 1, और 1 - R की जगह 1/2। तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 2 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आएगा, 2 माइक्रोफैरड। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, अच्छा प्रश्न है, तरीका समझ में आ गया। ऊपर वाली ब्रांच में एक कैपेसिटर लगा है 1 माइक्रोफैरड का, नीचे 1 के 2 लगे हैं, फिर 1 2 3 4 4 लगे हैं 1 के, फिर 1 2 3 4 डैश डैश 8 लगे हैं 1 के। तो अगर आप इनकी टोटल कैपेसिटी निकालोगे तो टोटल कैपेसिटी निकालने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नेट आंसर आपके पास निकल के क्या आएगा, बोलो 2 माइक्रोफैरड। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बताओ भाई। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से सेशन को लाइक करो, शेयर करो, और जो नए बच्चे हैं बेटा वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम की अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें। जितनी आप तैयारी बेटा अच्छे ढंग से करोगे, रिवीजन करोगे, आपको उतने ही बेहतरीन ढंग से चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो आज वाली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको रिवीजन करवाए हैं। अगर ऐसा ही रिवीजन आपको और आगे चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें। इसी प्रकार के प्रश्नों को लगातार मैं लेकर आता रहूंगा और आपका अभ्यास भी बेटा होता रहेगा। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस पूरी सीरीज को बहुत अच्छे ढंग से देखें, क्वेश्चन को रिवाइज करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज वाली क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।